नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्सेज और ऑफिशियल लैंग्वेज का नोटिफिकेशन कल 31 जनवरी 2025 को रिलीज़ किया है। आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे जो कि हमारे लिए यूज़फुल है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज की पोस्ट के लिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम पूरा आपको सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे, एग्जामिनेशन पैटर्न, पूरा डिटेल्ड सिलेबस, इसके साथ साथ PYQ आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, क्या पूरा का पूरा एग्जामिनेशन पैटर्न रहता है, कितने कितने मार्क्स के कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं, कहाँ पर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, कहाँ पर ऐसे का आपका पार्ट आता है, कितने कितने नंबर्स का कौन कौन सा सेक्शन है, सारी चीज़ें हम आपको डिटेल में बताएंगे। और इसके साथ साथ कुछ क्वेरी आई हैं जैसे कि एलिजिबिलिटी को लेकर के, वो क्वेरीज़ का भी हम यहाँ पर आंसर करेंगे। तो ऑलमोस्ट सारी की सारी चीज़ें आपकी इस एक वीडियो में सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद भी कुछ रह जाता है तो आप प्लीज़ वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले देखते हैं एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया का जो जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज का सिलेबस है। देखिए सिलेबस में क्या है, आपका दो तीन चीज़ें यहाँ पर क्लियर मेंशन है। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों, जो आपका टोटल मार्क्स होगा ये है दोस्तों आपका 120 मार्क्स, 120 नंबर का पेपर होगा और 3 घंटे का पेपर होगा। ठीक है। पार्ट ए नॉन टेक्निकल, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका, 60 मार्क्स का। अगर आपने अच्छे से इसको कवर कर लिया और कोशिश करिए कि 50 प्लस तक आप यहाँ पर स्कोर करते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे मेरिट लिस्ट में आने के। इसके लिए हम आपको ये भी बता देते हैं कि हमारी वेबसाइट पर नॉन टेक्निकल कोर्स स्पेशली आपका एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया जूनियर एग्जीक्यूटिव HR के लिए अवेलेबल है। आप हमारी वेबसाइट पर जा करके चेक कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। तो ये है पार्ट ए। पार्ट ए में देखिए आपका दोस्तों जनरल नॉलेज आता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, ज्योग्राफी और आपका सिविक्स या पॉलिटी आपका इंक्लूड रहता है। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग, ठीक है। इसके बाद जनरल एप्टीट्यूड जो कि आपका आ जाता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, या फिर हम बोलेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, और साथ में इंग्लिश। तो ये आपका रहता है पार्ट ए। अब यहाँ पर देखिए इन्होंने दिया है वेटेज 50%, यानी कि 60 मार्क्स का आपका पार्ट ए होगा। ठीक है। अब इसमें जनरल नॉलेज के कितने क्वेश्चन आते हैं, जनरल इंटेलिजेंस के कितने आते हैं, जनरल एप्टीट्यूड के कितने आते हैं, जनरल इंग्लिश के कितने आते हैं, तो ये हम आपको बता देते हैं। हर एक सेक्शन के 15-15 क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर का होता है आपका एक क्वेश्चन। किसी भी तरह की कोई भी निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं होती, नो निगेटिव मार्किंग। ठीक है दोस्तों, किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। 1 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 15-15 नंबर का हर एक सेक्शन है, जीके है, रीजनिंग है, क्वांट है और इंग्लिश है। तो ये टोटल होता है आपका 60। अब पार्ट बी में आते हैं दोस्तों। तो पार्ट बी में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चंस ऑन सब्जेक्ट्स रिलेटिंग टू एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। यहाँ पर पार्ट बी में देखिए पेपर 1 जो आपका दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव, ये दोस्तों आपका आता है 40 मार्क्स का। ठीक है, 40 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ऑब्जेक्टिव होता है। एक क्वेश्चन 1 नंबर का, किसी तरह का कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और ये पूरा उसका डिटेल्ड सिलेबस है। ऑर्गेनाइजेशनल थ्योरी, स्ट्रक्चर एंड डिज़ाइन, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम, कंपनसेशन मैनेजमेंट, रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट, ह्यूमन रिसोर्स इंफॉर्मेशन सिस्टम, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर मैनेजर्स, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, बिजनेस एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेज एंड सैलरी एडमिनिस्ट्रेशन, बिहेवियरल कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट, कन्फ्लिक्ट्स एंड निगोशिएशंस, लीडरशिप पावर्स एंड पॉलिटिक्स, लेबर लॉज। अब लेबर लॉज में आपको पूरा पढ़ना होगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ट्रेड यूनियनिज्म, इमोशनल इंटेलिजेंस एंड मैनेजरियल इफेक्टिवनेस, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपका जो पार्ट ए है जिसमें आपका जीके आता है, वहाँ पर भी कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड आपके 1-2 क्वेश्चन जीके में पूछ लेते हैं, तो इसको आपको अच्छे से कवर करना है। और लास्ट टॉपिक है पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड बिजनेस कम्युनिकेशन। इसके लिए दोस्तों हमारे पास 600 प्लस का मोस्ट इंपॉर्टेंट HR का MCQs भी अवेलेबल है। आप अगर उससे रिलेटेड कुछ भी जानना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर नीचे आपके स्क्रीन पर है। ठीक है दोस्तों, तो 40 नंबर का आपका ये आएगा पार्ट ए, यानी कि पार्ट बी का जो पेपर 1 है, जो आपका सिलेबस है वो पूरा, मतलब कि जो आपने अपने एजुकेशन MBA किया है तो MBA में जो पढ़ा है उससे रिलेटेड आपके 40 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव है। तो दोस्तों एक चीज़ यहाँ पर ये ध्यान रखने वाली है कि अगर आप देखिए
जो आपका नॉन टेक्निकल पोर्शन है पार्ट ए, इसको अगर दोस्तों आपने अच्छे से कवर कर लिया और आपने कोशिश करी कि 60 में से यहाँ पर आप अच्छा खासा स्कोर ले आए, 50 तक ले आए, तो आपके लिए बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाएंगे आपके मेरिट लिस्ट में आने के। और पेपर 1 ये भी ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पर भी अगर आप कोशिश करते हैं 40 में से आप 30 भी ले आते हैं तो 50 और 30 कितना होता है 80। ठीक है, अब बाकी बचा जो पार्ट बी का पेपर 2 है, दैट इज़ डिस्क्रिप्टिव। ये आपका आता है दोस्तों 20 मार्क्स का, यानी कि 20 नंबर का। ये 20 नंबर का आता है। यहाँ पर आपका कॉम्प्रिहेंशन, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको 2 पैसेज आएंगे। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका एक ऐसे राइटिंग आएगा, ये आपका आएगा 10 नंबर का। तो ये जो 5-5 क्वेश्चन है टोटल ये आपके 10 नंबर के हो जाएंगे और ऐसे राइटिंग आपका 10 नंबर का हो जाएगा। तो टोटल इस तरह से दोस्तों आपका ये हो जाएगा 20 मार्क्स का आपका पूरा का पूरा पेपर 2, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें पूरी क्लियर हो गई होंगी, एक एक चीज़ समझ में आ गई होगी। अब इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा, यानी कि पार्ट ए जो कि आपका नॉन टेक्निकल है 60 नंबर का आएगा। उसके बाद आपका पार्ट बी जिसमें कि आपका पेपर 1 जो कि 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव है और पेपर 2 जो कि डिस्क्रिप्टिव है 20 नंबर का। तो 60 मार्क्स आप कोशिश करिए दोस्तों कि यहाँ से एटलीस्ट 40 तक कवर करिए और ऊपर वाले पार्ट 1 में भी 50 तक कवर करिए। तो क्योंकि देखिए इसका जो कट ऑफ है, कट ऑफ के बारे में अभी हम आपको डिटेल्ड वीडियो देंगे, वहाँ पर पूरा डिटेल में बताएंगे। लेकिन आप ये टारगेट करिए कि मुझे 90 प्लस तक कैसे भी करके स्कोर करना है। और देखिए दोस्तों, सिर्फ आपका ये पूरा का पूरा पेपर है, रिटर्न निकल गया। इसके बाद देखिए यहाँ पर दोस्तों किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। ये आपके लिए प्लस पॉइंट है, बहुत बेनिफिट, ये आपके लिए एक तरह से बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है कि किसी तरह का कोई इंटरव्यू नहीं है। बस आपको रिटन एग्जाम निकालना है, रिटन एग्जाम क्वालिफाई हो गया, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा और बस उसके बाद सीधे आपका ज्वाइनिंग, सिर्फ और सिर्फ पेपर निकालना है। मैंने आपको पूरा डिटेल सिलेबस बता दिया है, पेपर 1 में क्या आएगा, पेपर 2 में क्या आएगा, आपका पार्ट ए में क्या है, पार्ट बी में क्या है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मेरे हिसाब से दोस्तों आपको ये समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब देखिए ये आपका प्रीवियस ईयर पेपर है। मैंने आपको बताया दोस्तों, जैसा कि जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज के लिए नॉन टेक्निकल का फुल कोर्स हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, जिसमें आपको 4000 से ज़्यादा क्वेश्चंस मिलेंगे, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, डाउनलोडेबल वीडियोस रहते हैं और प्रिंटेबल पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे। आप वहां से अपना नॉन टेक्निकल अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। अब बात करते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज का। ये आपका 3 दिसंबर 2018 को पेपर हुआ है 9 बजे से 12 बजे तक, यानी कि 3 घंटे का पेपर है, 120 क्वेश्चन से। देखिए दोस्तों, ये जनरल नॉलेज वाला पार्ट है, जीके का सेक्शन है। जीके के सेक्शन में अगर हम दोस्तों देखें तो यहाँ पर जीके के सेक्शन में आप देखिए दोस्तों कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। यहाँ पर जीके के सेक्शन में आपके 15 क्वेश्चन हैं। ठीक है, ये टोटल 15 क्वेश्चन है और इसके बाद आ गया आपका जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग। रीजनिंग का अगर हम देखें दोस्तों तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं रीजनिंग में कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं। रीजनिंग में दोस्तों, रीजनिंग में भी 15 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और इसके बाद आपका सेक्शन स्टार्ट हो जाता है जनरल एप्टीट्यूड यानी कि न्यूमेरिकल एबिलिटी या फिर क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड। तो ये देखिए दोस्तों, ये आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का सेक्शन है और इसमें भी आप देख सकते हैं दोस्तों कि आपके 15 क्वेश्चन ही पूछे गए हैं और इसके बाद आपका इंग्लिश स्टार्ट हो गया। तो इंग्लिश में भी आपके 15 क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका पार्ट ए पूरा कंप्लीट होता है। 60 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स, किसी तरह का दोस्तों कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया ये। अब आता है आपका डिसिप्लिन, जो आपने अपने एमबीए में पढ़ा, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चन दोस्तों ये पूछे जाएंगे आपके ऑब्जेक्टिव। आपके सामने है स्क्रीन पर, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन होगा। 1 नंबर का एक क्वेश्चन है, सही करेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, गलत करेंगे तो किसी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड 40 क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे गए हैं दोस्तों। आप पूरा देख सकते हैं स्क्रीन पर, हम आपको दिखा देते हैं। देखिए दोस्तों, ये आपके 40 क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद अब आप देखिए क्या आ गया सेक्शन, नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट हो गया 40 के बाद आपका ऐसे। ये दोस्तों आपका 10 नंबर का ऐसे है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923 इज बायस्ड अगेंस्ट द एम्प्लॉयर एज इट कवर्स एक्सीडेंट्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द मैनेजमेंट। डू यू एग्री और डिसएग्री विद दिस स्टेटमेंट। बेसिकली आपको अपने व्यूज देने, सो एक्सप्लेन योर पोजीशन, एक्सप्रेस योर व्यूज और एक्सप्लेन योर पोजीशन। आपको बेसिकली अपना, आप एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, ये लिखना है। तो सिंपल ऐसे लिखना है। आप जितना अच्छा लिखेंगे उतना बेनिफिशियल रहेगा। और ये देखिए जो ऐसे आएगा वो आपने जो सिलेबस में पढ़ा है उसी से रिलेटेड आएगा। बस आपको अपने व्यूज़ रखने हैं वहाँ पर कि मैं इस पर एग्री करता हूँ या फिर नहीं करता हूँ। तो ये आपका हो गया ऐसे। ठीक है, 10 नंबर का।
अब देखिए ये आ गया आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन 1, एक आपका कॉम्प्रिहेंशन आएगा 5 नंबर का, जिसमें दोस्तों आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपके टोटल 5 मार्क्स हो जाते हैं। और इसके बाद देखिए कॉम्प्रिहेंशन 2, ये आपका कॉम्प्रिहेंशन 2 है, तो यहाँ पर भी आपके टोटल 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो टोटल दोस्तों ये हो जाते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के 10 नंबर, ऐसे के 10 नंबर, 40 आपके डिसिप्लिन से रिलेटेड, जो आपका डिसिप्लिन है HR उससे रिलेटेड 40 क्वेश्चन, और 60 आपका जनरल नॉन टेक्निकल। ठीक है दोस्तों, तो ये टोटल हो जाते हैं 120। कोशिश करिए, टारगेट हमें लेके चलना है 90 तक, 90 प्लस टारगेट लेके चलिए, बस इतना सफिशिएंट है। और मैंने आपको फिर बोला, जो पार्ट ए है नॉन टेक्निकल वो बहुत इजी सेक्शन होता है, हम उसमें बहुत ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। अगर आपने वहाँ पर 50-55 तक स्कोर कर लिया, 50-55 तक स्कोर कर लिया, तो आप यकीन मानिए कि आपका चांसेस हैं 100% मेरिट लिस्ट में आने के, अगर आपने इतना स्कोर कर लिया 50 से 55 तक। बाकी फिर आपने जो डिसिप्लिन में पढ़ा होगा आपको पता है, हाँ थोड़ा सा एज़ कम्पेयर टू नॉन टेक्निकल थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ जाता है, तो हमें लगता है कि हाँ उसमें थोड़ा सा हम स्कोर कम कर पाएंगे, इसलिए आप जहाँ मैक्सिमम स्कोर कर सकते हैं आप वहाँ ज़रूर करिए। तो ये पूरा मैंने आपको एग्जामिनेशन पैटर्न बता दिया है, और आपको पूरा सिलेबस बता दिया है, और साथ ही साथ मैंने आपको पूरा इसका सिलेक्शन प्रोसेस बता दिया। फिर से बता देता हूँ सिलेक्शन प्रोसेस। जूनियर एग्जीक्यूटिव HR का सिलेक्शन प्रोसेस कुछ नहीं है दोस्तों, सिर्फ आपको पेपर निकालना है, CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, बस दैट्स इट। और इसके बाद आपकी ज्वाइनिंग। किसी भी तरह का कोई भी इंटरव्यू इसमें नहीं होता है जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट के लिए, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। बस आपने रिटन एग्जाम निकाला, ये पेपर निकाला, इसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे, और उसके बाद सीधे आपका ज्वाइनिंग। अब देखिए यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है वो आता है जो एलिजिबिलिटी को लेकर के बहुत सारे कैंडिडेट्स का क्वेरी आया है। ठीक है, उसके लिए दोस्तों हम चलते हैं जो आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसमें दिखाते हैं क्या लिखा हुआ है, और जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए क्या लिखा हुआ है वो भी हम आपको डिटेल में पूरा अच्छे से समझाते हैं, ताकि आपको एक एक चीज़ समझ में आ जाए। चलिए दोस्तों, ये देखिए आपके सामने स्क्रीन पर है जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए यहाँ पर देखिए दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है, ग्रेजुएट एंड MBA और इक्विवेलेंट। अब यहाँ पर कैंडिडेट्स का क्वेरी ये आया था कि मेरे पास डिप्लोमा है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है, बहुत सारे लोगों ने किया होता है ना PGDBM, PGDCM, PGDBM, PGDM। तो ये जो आपका डिप्लोमा है, यहाँ पर देखिए इन्होंने क्या लिखा हुआ है, MBA होना चाहिए या फिर उसके इक्विवेलेंट कोई भी आपने अगर कोई ऐसा कोर्स या आपका डिप्लोमा या डिग्री जो भी किया है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू MBA। और क्या बोला गया है, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 2 years ड्यूरेशन। तो अगर आपका डिप्लोमा है, जो भी आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया हुआ, अगर वो 2 साल का है तब तो आप एलिजिबल हैं, एंड दैट शुड बी इक्विवेलेंट टू MBA के साथ साथ जो स्पेशलाइजेशन है। अब यहाँ पर कुछ कैंडिडेट्स का ये भी क्वेरी था कि हमारा माइनर है, मतलब कि हमारा HR एज अ सब्जेक्ट है, तो क्या हम अप्लाई कर सकते हैं। अभी उसके बारे में भी हम आपको आगे बताते हैं। तो ये तो आपको क्लियर समझ में आ गया होगा कि MBA के साथ साथ इक्विवेलेंट कोई भी आपका डिग्री हो, स्पेशलाइजेशन अगर HRM है, HRD है, PM एंड IR है और लेबर वेलफेयर है, तो आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ये ध्यान रखना है कि वो 2 साल का आपका 2 years ड्यूरेशन का वो आपका जो भी डिग्री डिप्लोमा जो भी है वो होना चाहिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर लिखा गया है डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा शुड बी फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी और फ्रॉम एन एपेक्स इंस्टीट्यूशन। तो यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं कि आप IIT से पढ़ें तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड ऑब्लिक डीम्ड यूनिवर्सिटी, कहीं कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी है आप वहाँ से किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और चीज़ आई थी, वो ये आई थी क्वेरी कि डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई कर सकते क्या। तो देखिए दोस्तों, एज सच यहाँ पर कुछ भी ऐसा मेंशन नहीं है कि डिस्टेंस लर्निंग वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर इन्होंने ये भी नहीं लिखा है कि हमको रेगुलर डिग्री वाले ही चाहिए, ऐसा कुछ भी यहाँ पर मेंशन नहीं है, आप देख सकते हैं। या हो सकता है नोटिफिकेशन में आगे दिया हो, मैंने अभी उतना पूरा नहीं ठीक से पढ़ा हो, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं मैंने पूरी ध्यान से देखी हैं। अभी इसके बारे में भी मैं देख लूँगा, एक बार और अच्छे से पढ़ लूँगा, और पूरा रीड कर लूँगा, अगर लगेगा तो मैं आपको जिसने भी कमेंट किया मैं उनको रिप्लाई कर दूँगा। डिस्टेंस लर्निंग एलिजिबल है कि नहीं, अभी तक हाल फिलहाल इसमें ऐसा नहीं दिया है। इसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया परसेंटेज ऑफ मार्क्स, कोई मार्क्स का कैसा भी क्राइटेरिया नहीं है, बस ये बोला गया है पासिंग मार्क्स। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि 70% चाहिए, 60%, 75%, कुछ नहीं। लेकिन क्या बोला गया है, पास मार्क्स फॉर बैचलर्स डिग्री एंड ऑल्सो फॉर पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा इंक्लूडिंग MBA। पासिंग मार्क्स बस आपका होना चाहिए, ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं कि इतने परसेंटेज आपका मार्क्स चाहिए। तो ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब आगे आती है बात जो फाइनल ईयर वाले कैंडिडेट्स हैं। देखिए यहाँ पर बोला गया है कैंडिडेट्स एनरोल्ड इन फाइनल सेमेस्टर ऑब्लिक फाइनल ईयर
ऑन द कट ऑफ डेट आर अलाउड टू अप्लाई, मतलब कि 18 मार्च 2025 दैट इज़ कट ऑफ डेट, यानी कि ये लास्ट डेट है आपका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, ठीक है। आर अलाउड टू अप्लाई सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट दे मस्ट बी इन पोजेशन ऑफ फाइनल रिजल्ट एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन वेरिफिकेशन। अब देखिए 18 मार्च 2025 इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। अब ये एग्ज़ाम आपका होगा, हो सकता है अप्रैल में जाए, हो सकता है मई में जाए, अप्रैल या फिर मई में। अब जब ये एग्ज़ाम हो जाएगा, एग्ज़ाम के बाद आपका रिजल्ट आता है 15 दिन या 1 महीने बाद उसका रिजल्ट आएगा, फिर उसका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा 15 या 20 दिन बाद, रिजल्ट के 15 या 20 दिन बाद या फिर 1 महीने बाद। तो ऑलमोस्ट आप मान के चलिए कि जून जुलाई में आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा, मई एंड में भी हो सकता है, अदरवाइज जून जुलाई में होगा। तब उस टाइम पर इन्होंने ये बोला है कि जो फाइनल आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। समझ गए दोस्तों आप लोग, फाइनल जब आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। मतलब आप मान लीजिए अभी आपका एग्जाम नहीं हुआ, आप बोल रहे हैं कि मेरा फेब में एग्जाम होगा या मार्च में मेरा एग्जाम होगा, लेकिन जो मेरा रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट मेरा आ जाएगा मई में आ जाएगा या अप्रैल में आ जाएगा, तो आप एलिजिबल हैं दोस्तों, आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये भी आपको अब समझ में आ गया होगा कौन एलिजिबल है कौन नहीं है। और इसके रिगार्डिंग जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन था मैंने आपको पूरा बता दिया दोस्तों। कुछ भी अगर आपको इसके अलावा भी लगता है कि हाँ ये है ये नहीं है, और वो जो मैंने आपको बोला कि माइनर वाला जो आपका केस था, किसी ने बोला था ना मैंने एचआर का एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, उसके रिगार्डिंग भी दोस्तों इस नोटिफिकेशन में एक चीज़ दी गई है, मैं आपको पढ़ के थोड़ा ध्यान से मैं आपको बता देता हूँ। देखिए क्या लिखा हुआ है, इसको ध्यान से आप पढ़िएगा। वेयर अ स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड। अब उस नोटिफिकेशन में अगर आप देखेंगे तो स्पेशलाइजेशन आपका यहाँ पे क्या बोला गया है, लिखा है ना, विद स्पेशलाइजेशन इन HRM, HRD, PM एंड IR और लेबर वेलफेयर, ठीक है, यही लिखा है ना। अब देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि क्या बोला है, वेयर स्पेशलाइजेशन इज रिक्वायर्ड इन द क्वालिफाइंग डिग्री इन द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड द सेम इज नॉट स्पेसिफाइड इन डिग्री ऑब्लिक डिप्लोमा। मान लीजिए आपके पास डिग्री है MBA की, लेकिन उस आपने पढ़ा हुआ है बट वो उसमें मेंशन नहीं है डिग्री में, तो क्या बोला है कि इन्होंने अ क्लैरिफिकेशन सर्टिफिकेट will be required from the degree issuing authority and or registrar of the university oblique institution clearly specifying the specialization in qualifying degree। मतलब कि सपोज मान लीजिए आपने एज अ सब्जेक्ट पढ़ा है, नीचे अगला पॉइंट भी देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। where a specific subject is required in the qualifying degree as an essential qualification for the post and the same is not specifically mentioned in his oblique her mark sheet, candidate is required to submit a certificate from the university oblique institution confirming that the candidate has studied the required subjects in the qualifying degree। so मान लीजिए आपने HR पढ़ा हुआ है, ठीक है, सब्जेक्ट पढ़ा है, लेकिन आपका कहीं मेंशन नहीं है मार्कशीट में या डिग्री में, तो आपको क्या करना होगा, आपने मान लीजिए स्पेशलाइजेशन आपका HRM है, लेकिन मान लीजिए सपोज आपकी डिग्री में मेंशन नहीं है या कुछ भी ऐसा है, मार्कशीट में आपका सब्जेक्ट नहीं मेंशन है, लेकिन आपने पढ़ा है, आप मान लीजिए सेकंड सेम में फर्स्ट सेम में पढ़ा है बट वो आपकी मार्कशीट में नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने कॉलेज से या इंस्टीट्यूट से या फिर जो आपकी यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं उनसे एक सर्टिफिकेट, सिर्फ सिंपल एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा। नॉर्मल एक पेपर में आपको एक सर्टिफिकेट बनवाना होगा, दैट इज़ इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, उसको बोलते हैं दोस्तों इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। इसमें क्या होगा, उसमें वो लिखेंगे आपको कि आपने जो ये सब्जेक्ट पढ़ा है दैट इज़ इक्विवेलेंट टू दिस स्पेशलाइजेशन, उसके इक्विवेलेंट है और आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो बस आपको ये जो सर्टिफिकेट होगा ये आपको जब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पर आपको दिखाना होगा, बस दैट्स इट। आई होप आपको हर एक चीज़ क्लियर समझ में आ गई होगी। एक चीज़ और यहाँ पर आई थी, कुछ कैंडिडेट्स से जिन्होंने मैकेनिकल से बीटेक किया उसके बाद MBA किया HR से, तो वो बोल रहे थे हम 2 पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ पर क्लियरली मेंशन है कैंडिडेट्स कैन अप्लाई फॉर मल्टीपल नंबर ऑफ पोस्ट विद सेपरेट रजिस्ट्रेशन फॉर ईच पोस्ट। मतलब अगर आप पहले मान लीजिए फायर के लिए अप्लाई करते हैं तो आप अपना एक अलग रजिस्ट्रेशन करना होगा, मोबाइल नंबर ईमेल ID डालकर, और आपको वो फॉर्म फिल करना होगा। फिर आप मान लीजिए HR के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको अलग से दूसरा रजिस्ट्रेशन करना होगा और दूसरा दोबारा अप्लाई करना होगा। आई होप दोस्तों आपको हर एक चीज़ क्लियर हो गई। किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम पर जुड़ सकते हैं या फिर वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।